हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू देवपीठ क्लासेस। देवपीठ क्लासेस में अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि क्लास 11th में अकाउंट्स में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 11th क्लास में जितने भी स्टूडेंट होते हैं, 11th क्लास के स्टूडेंट्स की जो जर्नी शुरू होती है, वो स्टार्टिंग की जर्नी में वो समझते हैं सबसे पहले अकाउंट्स का मतलब क्या है। अकाउंट्स का मीनिंग समझने के बाद वो धीरे धीरे अकाउंटिंग इक्वेशंस, देन उसके बाद जर्नल मेंटेन करनी सीखते हैं, देन उसके बाद लेजर मेंटेन करना सीखते हैं, देन ट्रायल बैलेंस मेंटेन करना सीखते हैं, देन उसके बाद और आगे की भी अकाउंटिंग करते चले जाते हैं। लेकिन जो सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बिजनेस के लिए, वो है क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। हर एक बिजनेस के थ्रू अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का भी मेन मोटिव क्या होता है कि बिजनेस अपनी फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सके, बिजनेस अपने प्रॉफिट को फाइंड आउट कर सके। तो 11th क्लास के जो भी स्टूडेंट हैं वो उनके लिए ये एक पूरी की पूरी स्टोरी है, जिसका एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर के साथ होता है कि शुरुआती तौर पे बिजनेस की ट्रांजेक्शन से वो जर्नल मेंटेन करना सीख जाते हैं। देन उन सभी ट्रांजेक्शन्स को जर्नल से लेजर में कैसे पोस्ट किया जाता है, देन उसके बाद ट्रायल बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाता है। ये सब चीजें तो होती होती हैं, लेकिन अब ट्रायल बैलेंस के बाद बिजनेस ये देखेगा कि लास्ट में जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें कैसे प्रिपेयर करनी है कि ताकि हमारी बैलेंस शीट की दोनों साइड का समेशन हमेशा इक्वल आए, राइट। तो ये आज की वीडियो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखना। मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर इंफॉर्मेशन दूंगा, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मीनिंग से हम स्टार्ट करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। एक बिजनेस के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट से है जो स्टेटमेंट बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को शो करती है। एक ऐसी स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट बताती है कि एक बिजनेस ने ईयर एंड में कितना प्रॉफिट कमाया या फिर एक बिजनेस ने ईयर एंड में कितना लॉस इनकर्ड किया। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो स्टेटमेंट बताती है कि एक बिजनेस के पास लास्ट में आज कितनी एसेट्स बची है और आज कितनी लायबिलिटीज है। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो स्टेटमेंट बताती है कि ईयर के एंड में एक बिजनेस के ऑनर ने जो पैसा कंट्रीब्यूट किया था, जो कैपिटल कंट्रीब्यूट की थी, आज उस कैपिटल की क्या पोजीशन है। इनिशियल स्टेज पे जो भी पैसा इन्वेस्ट किया गया था वो तो कैपिटल थी, वो तो ओपनिंग कैपिटल थी या फिर इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल थी, राइट। लेकिन आज ईयर के एंड में आज हमारी कैपिटल की क्या पोजीशन है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है एग्जैक्टली जो कि बिजनेस की फाइनेंशियल ताकत को बताती है कि आज बिजनेस कहां स्टैंड करता है, राइट। अब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मेनली दो स्टेटमेंट होती हैं, जिन स्टेटमेंट्स में क्या आता है, एक इनकम स्टेटमेंट और एक बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी दो टाइप की क्या होती हैं, स्टेटमेंट होंगी, जिन स्टेटमेंट में फर्स्ट स्टेटमेंट होती है इनकम स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट होती है बैलेंस शीट, राइट। तो इनकम स्टेटमेंट भी क्या है, इनकम स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ बताएगी इनकम के बारे में, राइट। लेकिन बैलेंस शीट बताएगी एक बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज की सिचुएशन या पोजीशन के बारे में, कि एक बिजनेस में जो एसेट्स अवेलेबल हैं या जो लायबिलिटीज ड्यू हैं, इन सभी की राइट नाउ ईयर एंड में आज पोजीशन क्या है, ठीक। तो इनकम स्टेटमेंट तो हमें मेनली सिर्फ बताएगी कि एक बिजनेस ने स्टार्टिंग टू एंड, दैट मींस ईयर की स्टार्टिंग से लेके ईयर के एंड में कितना पैसा खर्च करा या फिर कितना लॉस हुआ, या बिजनेस ने कितना पैसा कमाया या बिजनेस ने कितना पैसा रिसीव किया, राइट। जिसे बताने के लिए हमें दो टाइप के अकाउंट मेंटेन करने होते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। उसके बाद स्टेटमेंट आती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसका नाम होता है बैलेंस शीट। तो मैंने ये जो बातें अभी आपके सामने बोली हैं वो मैंने साफ साफ बोर्ड के ऊपर लिखी हुई हैं, आप देख सकते हो। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग आपको डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट्स को शामिल किया जाता है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इन दोनों के भी मीनिंग क्लियर हो गए होंगे, राइट। तो अब हम समझते हैं कि इनकम स्टेटमेंट में ये जो दो स्टेटमेंट्स आती हैं, जिनका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हैं क्या। मेरी बातें बड़ी ध्यान से सुनना।
ट्रेडिंग अकाउंट एक बिजनेस के थ्रू सबसे पहले अगर ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाएगी तो सबसे पहले जो अकाउंट मेंटेन किया जाएगा वो अकाउंट होगा ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो अकाउंट मेनली हमें बताता है एक बिजनेस की ट्रेडिंग एक्टिविटीज के बारे में और एक बिजनेस की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के बारे में, राइट। एक बिजनेस है जिस बिजनेस का काम ट्रेडिंग का है, राइट। एक बिजनेस माल खरीदता है और बेच देता है, तो एक बिजनेस के थ्रू सामान खरीदने में और बेचने में, राइट, जो भी ट्रांजेक्शंस होती हैं वो सारी की सारी ट्रांजेक्शंस हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में आती हैं। लेकिन एक बिजनेस के थ्रू ट्रांजैक्शंस ट्रेडिंग अकाउंट में वो ही आएंगी जो ट्रांजैक्शंस रिलेटेड होंगी सामान खरीदने में, राइट, गुड्स को परचेज करने में, ना कि गुड्स को बेचने की भी ट्रांजैक्शंस आती हैं लेकिन बेचने में होने वाले खर्चे वो एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नहीं आते, राइट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में मेनली जिन खर्चों को या जिन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा वो ट्रांजैक्शंस या वो खर्चे सीधा सीधा ट्रेडिंग एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के साथ रिलेटेड होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि इस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर यहां ये सारे के सारे जो भी खर्चे रिकॉर्ड किए जाते हैं इन खर्चों का नाम होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। इन खर्चों को हम नाम देते हैं क्या? डायरेक्ट एक्सपेंस। यहां ये सारे के सारे जितने भी खर्चे रिकॉर्ड किए गए हैं ये सारे के सारे एक्सपेंस हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट माने जाते हैं, राइट। तो ट्रेडिंग अकाउंट का मीनिंग समझ में आ गया। अब ट्रेडिंग अकाउंट में किन ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं या ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, ध्यान से देखना। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में हम सारे के सारे खर्चे या एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। खर्चे या एक्सपेंस रिकॉर्ड करने का मतलब है कि एक बिजनेस के सबसे पहले जो खर्चे खर्च हुए सामान को बेचने से पहले, एक बिजनेस के थ्रू गुड्स को बेचने से पहले के जितने भी खर्चे खर्च हुए वो चाहे खर्चे रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने तक के थे या कोई गुड्स को खरीदने तक के थे, राइट। हमने कोई सामान बेचा नहीं है, सामान बेचने से पहले खरीदेंगे तो उसे खरीदने में होने वाला खर्चा सारा का सारा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। इसमें सबसे पहले आता है टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है वो स्टॉक जो पिछले साल का स्टॉक अनसोल्ड है, जो पिछले साल का लास्ट ईयर का स्टॉक अनसोल्ड रिमेन हो गया। पिछले साल एक बिजनेस ने जो भी सामान बनाया था उसे ईयर एंड में बेचा लेकिन जितना सामान बनाया उतना सामान बिक नहीं पाया। मान लो 2000 क्वांटिटी ऑफ वॉच तैयार की गई थी, 2000 क्वांटिटी ऑफ वॉच में से 1900 वॉच सेल हो गई थी, 100 क्वांटिटी ऑफ रिस्ट वॉच बच गई थी। तो 100 क्वांटिटी ऑफ रिस्ट वॉच पिछले साल के लिए बचा हुआ सामान है लेकिन इस साल के लिए ओपनिंग स्टॉक माना जाएगा, राइट। ऐसा समझ सकते हो घर में रात के टाइम सब्जी बनी, जितनी भी सब्जी बनी सारी की सारी सब्जी नहीं खाई गई, लास्ट में थोड़ा बहुत सब्जी का कुछ पार्ट बच गया, वही सब्जी नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए एक ओपनिंग सब्जी मानी गई, बिल्कुल नई सब्जी मानी गई, राइट। तो ये ओपनिंग स्टॉक का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आगे बात करते हैं क्या? परचेज। हमने कोई भी सामान खरीदा, उस सामान को खरीदने में होने वाला खर्चा हमारा परचेज में आ जाएगा, वो चाहे परचेज कैश परचेज हो या फिर क्रेडिट परचेज, और दोनों परचेज को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। अब इस परचेज में से परचेज रिटर्न को हम माइनस कर देते हैं। परचेज रिटर्न को माइनस करने का रीजन क्या होता है? हमने कोई सामान खरीदा कैश में और कोई सामान खरीदा उधार, तो जो हमने सामान उधार खरीदा था उसमें से हमें कुछ सामान वापस करना पड़ गया, राइट। तो हमारी अगर टोटल परचेज 1 लाख की है, जिस 1 लाख में से 50,000 की कैश परचेज है और 50,000 की क्रेडिट परचेज है, लेकिन हमने 10,000 का सामान वापस कर दिया, तो 1 लाख की परचेज में से 10,000 की परचेज रिटर्न हो गई, तो नेट अमाउंट 90,000 का आ गया और वो 90,000 की नेट परचेज मानी जाएगी। उसके बाद ये सारे के सारे खर्चे मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, सीधी सी बात है, हम अपने वर्कर्स को वेजेस पे कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। अगर वो हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को करने के लिए हमने उन्हें मैन्युफैक्चरिंग वेजेस पे की, वेजेस एंड सैलरी। हमारे वर्कर्स को हम कोई भी अगर वेजेस पे करते हैं, हमारा बिजनेस ट्रेडिंग का है, ट्रेडिंग के काम में हमने अपने वर्कर्स को कोई भी वेजेस प्रोवाइड की है, कोई भी मजदूरी प्रोवाइड की है, तो वो भी हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होगा, क्योंकि जब तक वर्कर हमारे लिए, राइट, जॉब परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक हमारे गुड्स फाइनल गुड्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते, राइट। तो ना तो गुड्स फाइनल गुड्स में कन्वर्ट होंगे, ना हम उन्हें सेल कर पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे आ गया वेजेस एंड सैलरी। तो वो हमारे लिए खर्चा खर्च करना जरूरी है। पावर एंड फ्यूल, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। पावर एंड फ्यूल का भी मीनिंग आप लोग समझ चुके हो। पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल यानी ऑयल, राइट। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी का मतलब होता है टोल टैक्स। हमने कोई सामान खरीदा, उस सामान को खरीदने में हमें कोई टोल टैक्स पे करना पड़ गया। कैरिज, कार्टेज या फिर फ्रेट,
किसी भी सामान को अपने पास तक लाने में होने वाला खर्चा। ये जो कैरेज, कार्टेज या फ्रेट है, ये इनवर्ड वाले एक्सपेंस आएंगे। एक बिजनेस है, एक बिजनेस अपने गोडाउन तक किसी भी सामान को लाने में कोई भी अगर खर्चा खर्च करता है, या उस सामान को अपने बिजनेस में रखने में या अपने गोडाउन में रखने में, कैरी करने में अगर कोई भी पैसा खर्च करता है, तो वो हमारा कैरेज इनवर्ड, कार्टेज या फ्रेट इनवर्ड माना जाएगा। कार्टेज और फ्रेट का मतलब होता है भाड़ा, किराया। फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री से जुड़े हुए हमारे जो भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे फैक्ट्री एक्सपेंस में आ गए। जैसे लाइटिंग का हमने कोई एक्सपेंस पे किया है, रेंट का हमने कोई एक्सपेंस पे किया है, लेकिन ये लाइटिंग और रेंट हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड होने चाहिए, ऑफिस से रिलेटेड ना हो। ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी खर्चे आएंगे वो फैक्ट्री एक्सपेंस से रिलेटेड होंगे, ना कि ऑफिस एक्सपेंस से। इस बात को भी याद रखना। इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, हम कोई भी सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे देश में बेचते हैं या फिर दूसरे देश से कोई सामान खरीदते हैं, राइट, तो उस केस में हमारे थ्रू जो टैक्स पे किया जाएगा उसे बोला जाता है इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब है कि अगर हमने बाहरी देश से कोई सामान खरीदा, तो सामान को खरीदने में जो हमारी जेब से टैक्स पे किया गया था, ड्यूटी को भी हम टैक्स का ही नाम देते हैं, याद रखना। रॉयल्टी, रॉयल्टी भी एक बिजनेस के लिए खर्चा होता है। रॉयल्टी का मतलब वो खर्चा होता है जो खर्चा एक बिजनेस जब किसी सेकंड पर्सन की एसेट्स को यूज करता है, जब एक बिजनेस किसी दूसरे इंसान की एसेट्स को यूज करता है और एसेट्स को यूज करने पे उस एसेट्स का किराया पे करता है, तो उसे रॉयल्टी का नाम देता है। एसेट्स भी वो एसेट्स होने चाहिए जहां प्रोडक्शन एक्टिविटीज हो सके, जैसे माइंस, राइट, या फिर सीधी सी एक बात है, फार्मर का कोई भी खेत, अगर हमने कोई भी किसी किसान का खेत लिया, उस जमीन के ऊपर हम कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, तो उस एक्टिविटी को करने में हमारे थ्रू अगर कोई भी खर्चा खर्च होता है, तो उस एक्सपेंस को हमें पे करना उस फार्मर को जरूरी है, क्योंकि हमने उस फार्मर की जमीन को यूज किया है, वो चाहे हमारी एक्टिविटी प्रोडक्शन एक्टिविटी हो या जो भी हो, राइट। तो वो भी एक एक्सपेंस माना जाएगा बिजनेस के लिए। राइट हैंड साइड में आते हैं, क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, जो सामान करंट ईयर में जो हमने सामान बनाया था या जो हमें सामान बेचना था या जो गुड्स हमारे पास अवेलेबल था फॉर द पर्पज ऑफ सेल, वो सारा का सारा नहीं बिक पाया, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का। यानी कि इस साल जो माल हमारा बच गया, फिर आता है बाय सेल्स, सेल्स में से भी वही सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया जाएगा। सेल्स का मतलब क्या होता है कि करंट ईयर में एक बिजनेस के थ्रू जो सामान बेचा गया, तो चाहे कैश में सोल्ड किया जाए या फिर क्रेडिट, ठीक, तो जो हमने सामान बेचा था उसमें से अगर हमें कुछ सामान वापस आ गया तो वो हमारे लिए सेल्स रिटर्न मानी जाएगी। तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करा, नेट वैल्यू यहाँ पे आ गई। उसके बाद इस अकाउंट को हम क्लोज करते हैं। क्रेडिट साइड का भी सम करते हैं, डेबिट साइड का भी सम करते हैं। जिस साइड का सम छोटा होगा उस तरफ बैलेंस निकल के आता है। अगर क्रेडिट साइड का सम 10 आ रहा है, इस साइड का सम 7 आ रहा है, तो यहाँ 10 और 10 में से 7 को माइनस करा, तो डेबिट साइड में जो बैलेंस निकला वो ग्रॉस प्रॉफिट, और क्रेडिट साइड में जो बैलेंस निकला वो बाय ग्रॉस लॉस। ये हमारे लिए क्या माना जाता है, बैलेंसिंग फिगर। ये हमारे लिए क्या माना जाता है, बैलेंसिंग फिगर, राइट। तो इस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन किया जाता है। अब ये जो भी ट्रेडिंग अकाउंट पे जो बैलेंस निकल के आते हैं, जिन्हें हम ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस बोलते हैं, ये हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यानी कि एक बिजनेस के थ्रू जो इनकम स्टेटमेंट तैयार की जा रही थी, उस इनकम स्टेटमेंट में पहला क्या था, ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। तो ट्रेडिंग अकाउंट आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या, बिजनेस के थ्रू जो एक्सपेंसेस इनकर्ड किए जाते हैं वो खर्चे सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग एक्टिविटी से ही रिलेटेड नहीं होते। बिजनेस के थ्रू ऐसे भी एक्सपेंसेस इनकर्ड किए जाते हैं जो खर्चे ऑफिस को मेंटेन करने के लिए होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने के लिए होते हैं, सामान को बेचने के लिए होते हैं, उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होते हैं। तो सीधी सी बात है, बिजनेस के थ्रू वो भी खर्चे खर्च किए जाते हैं जो एक्सपेंस रिलेटेड होते हैं बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। एक बिजनेस है, एक इंसान ने अपना माल बनाया, माल बनाने में होने वाला खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट में आया, उस माल को बेच दिया, उन सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया गया ट्रेडिंग अकाउंट में। उन ट्रांजेक्शन्स को ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करने के बाद बिजनेस ने अब एक और अकाउंट मेंटेन करा, इस अकाउंट का नाम था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अब बिजनेस वो एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा ना, जो एक्सपेंस जुड़े हुए हैं बिजनेस को आगे रन करने में,
जो खर्चे जुड़े हुए हैं बिजनेस को आगे ऑपरेट करने में। जैसे बिजनेस के लिए हमें रेंट पे करना पड़ेगा, अगर हमने मान लो सीधी सी बात है कहीं कहीं गोडाउन ले रखा है, गोडाउन का हमें किराया देना होगा, तो वो गोडाउन रेंट क्या है, गोडाउन रेंट का रिलेशन किसी डायरेक्ट एक्सपेंस से नहीं है, गोडाउन रेंट का रिलेशन किसी भी ट्रेडिंग एक्टिविटी से नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? एक बिजनेस शर्ट बना रहा है, शर्ट को बनाने में बिजनेस ने कपड़ा खरीदा, कपड़ा जो खरीदा गया है उसे खरीदने में होने वाला खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस, राइट। शर्ट बनाने में कपड़े का यूज हुआ, बटन का यूज हुआ, तो शर्ट को बनाने में कपड़ा और बटन में जो पैसा खर्च हो रहा है वो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट माना जाएगा, वो एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट माना जाएगा। लेकिन वो शर्ट के लिए कपड़ा और बटन कौन लाया था? लेबर, एक इंसान, एक एम्प्लॉय। तो उस एम्प्लॉय को हम सैलरी ना देंगे तो सैलरी कहाँ आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये भी तो खर्चा है, ये भी तो एक्सपेंस है। तो ये एक्सपेंस कौन सा है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी खर्चे रिकॉर्ड किए जाते हैं वो एक्सपेंस रिलेटेड होते हैं किससे? बिजनेस से। बिजनेस से वो खर्चे होने चाहिए, वो खर्चे बिजनेस से होने चाहिए, बिजनेस के मालिक से ना हो। बिजनेस का मालिक इनकम टैक्स पे कर रहा है, वो इनकम टैक्स क्या, वो खर्चा बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, वो इनकम टैक्स जुड़ा हुआ है बिजनेस के मालिक से, बिजनेस के ऑनर से। बिजनेस के मालिक ने अपने पर्सनल पर्पस के लिए कोई पैसा खर्च किया है तो वो खर्चा जुड़ा हुआ बिजनेस के मालिक से है, ना कि बिजनेस से। तो वो खर्चा तो भैया बिजनेस का मालिक देगा, बिजनेस क्यों देगा, राइट। तो ऑल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू बिजनेस, जैसे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, राइट। उसके बाद बैड डेट, हमारा कोई भी लॉस हो गया, हमने किसी माल बेचते वक्त हमने डिस्काउंट अलाउड कर दिया, हमें कोई पैसा रिपेयरिंग में पैसा खर्च करना पड़ गया, हमें डेप्रिसिएशन में कोई पैसा खर्च करना पड़ गया, हमने लोन लिया हुआ था उस पर कोई इंटरेस्ट पे करना पड़ गया, हमें बैंक वालों ने हमसे कोई बैंक चार्जेस डिडक्ट कर लिए, एंटरटेनमेंट का एक्सपेंस, हमें कोई भी एंटरटेनमेंट के लिए कोई भी एक्सपेंस पे करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, हमारे बिजनेस के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज जॉब करते हैं, तो हमने अपने एम्प्लॉयज को एंटरटेनमेंट कराने के लिए कोई ना कोई पैसा खर्च किया है। तो ये सारे के सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट नहीं है। तो P&L अकाउंट में जितने भी खर्चे रिकॉर्ड किए जाते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? इन डायरेक्ट एक्सपेंस। बहुत गाढ़ा चल रहा है मार्कर, मजे आ रहे हैं, बहुत क्लियर चल रहा है, बाय वाह। तो ये सारे के सारे खर्चे क्या आ गए डेबिट साइड में? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में और भी खर्चे आते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में और भी खर्चे आते हैं, ठीक है। तो ये जो भी एक्सपेंसेस हैं ये बहुत सारे खर्चे होते हैं। आप जैसे जैसे मैं आगे चल के आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाने शुरू करूंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि इन दोनों के एक्सपेंसेस क्या क्या हैं। अगर मैं इस पूरे के पूरे बोर्ड पे उनके खर्चे लिखता तो ये बोर्ड का साइज बहुत छोटा पड़ जाता, राइट। तो आप एक काम करना, सीधी सी बात है, ट्रेडिंग अकाउंट के सारे खर्चे याद कर लेना। अगर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जितने भी खर्चे आ रहे हैं आपने वो सारे याद कर लिए, तो इन्हें याद करने के बाद आप इनसे हटके कोई और नाम कहीं भी देख लो भैया, वो P&L अकाउंट की डेबिट साइड में डाल देना। कहां डाल देना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, ठीक। क्रेडिट साइड में सारी के सारी इनकम्स आती हैं, जैसे बाय इनकम रिसीव। लेकिन ध्यान रखना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि ट्रेडिंग अकाउंट के ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहां? क्रेडिट साइड में, ठीक। और ग्रॉस लॉस को ट्रांसफर किया जाता है कहां? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। इस बात को भी जरूर याद रखना। उसके बाद हमारे एक्सपेंसेस आते हैं बाय इनकम रिसीव। अगर एक बिजनेस ने कोई भी इनकम को रिसीव किया है तो वो क्रेडिट साइड में आ गया, जैसे इंटरेस्ट रिसीव, डोनेशन रिसीव, कमीशन रिसीव, डिविडेंड रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव, बैड डेट रिकवर्ड। हमने हमारा पिछले साल कोई पैसा मर चुका था, वो पैसा हमें इस साल रिकवर हो गया तो वो हमारे लिए बैड डेट रिकवर्ड होगा। हमने कोई भी फिक्स एसेट्स को बेचा, फिक्स एसेट्स को बेचने में हमें कोई भी प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हमारी इनकम है, क्रेडिट साइड में आ गया। तो ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। मैंने लिखा नहीं है लेकिन वो भी यहीं का ही पार्ट माना जाएगा कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। तो मेरे आपसे मोटा मोटा कहने का मतलब यहाँ पे सीधा सा ये है, ये साइड सारे के सारे खर्चों की होती है, ये साइड सारी इनकम की होती है। अगेन डेबिट साइड का बैलेंस आता है तो वो नेट प्रॉफिट के नाम से आता है, और क्रेडिट साइड का बैलेंस आता है तो वो नेट लॉस के नाम से आता है। अब आप इतने अनजान नहीं हो
कि आपको बैलेंस निकालना ना आता हो, राइट। तो इस वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मेंटेन करने का क्या तरीका है। मैं आपके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर की एक और वीडियो लाऊंगा, जिस वीडियो में जो इसका सेकंड पार्ट होगा, उस सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे बैलेंस शीट के बारे में और कुछ फॉर्मूलाज के बारे में, जिन फॉर्मूलाज के थ्रू भी हम इस ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को फाइंड आउट कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके 11th क्लास में उन फॉर्मूलाज को भी करना बहुत जरूरी है। ये फॉर्मूले बेसिस पे भी ये सब चीजें फाइंड आउट हो जाती हैं, चाहे ग्रॉस प्रॉफिट हो या फिर नेट प्रॉफिट हो, राइट। तो इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम समझेंगे बैलेंस शीट को और इसके बाद उन सभी फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस को। देन उसके बाद जो पार्ट आएगा उस पार्ट में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन परफॉर्म करने स्टार्ट करेंगे। हार्डली 3 क्लास के अंदर या 3 पार्ट्स के अंदर ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप विद एडजस्टमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही हम लोग पढ़ेंगे लेकिन एडजस्टमेंट के साथ पढ़ेंगे। अब ये सर एडजस्टमेंट क्या, तो इस एडजस्टमेंट का ही डिस्कशन किया जाएगा उसी चैप्टर में, राइट। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग, गुड बाय।